नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया प्रोबा 3 मिशन। सूर्य का करेगा अध्ययन, अंतरिक्ष मौसम की मिलेगी जानकारी। केंद्रीय खेल मंत्री से मिली रेखा आर्या। योगासन, मलखंब, लागोरी समेत 7 खेलों को राष्ट्रीय खेलों की सूची में शामिल करने का किया आग्रह। केंद्रीय खेल मंत्री से मिला आश्वासन। प्रदेश के 160 व्यापारियों को जल्द सम्मानित करेगा राज्य कर विभाग। जिलेवार किया जाएगा चयन। देहरादून और हरिद्वार के 20 व्यापारी होंगे सम्मानित। पौड़ी में देव दर्शन के साथ ही प्रकृति का दीदार भी कर सकेंगे पर्यटक। अंतिम चरण में ट्रैक रूट्स का काम। इको टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर फोकस। और ऋषिकेश में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन। स्कूली बच्चों को किया जा रहा जागरूक। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने प्रोबा 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यह लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम ठीक 4:04 पर हुई। प्रोबा 3 दुनिया का पहला प्रेसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंट सैटेलाइट है। प्रोबा 3 मिशन के तहत कोरोनाग्राफ और ऑक्यूल्टर सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया है। ये सैटेलाइट सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेंगे। इससे पहले इस सीरीज का पहला सोलर मिशन 2001 में इसरो ने ही लॉन्च किया था। प्रोबा 3 सूर्य के आंतरिक वायुमंडल की तस्वीर लेगा। मिशन में सूर्य की गर्मी, सौर तूफान आदि के बारे में भी पता लगाया जाएगा। इसके अलावा यह अंतरिक्ष मौसम की जानकारी भी देगा। यह मिशन 2 साल का होगा। The PSLV C-59 Proba 3 mission is successfully accomplished. The spacecraft has been placed in the right orbit, which is a very highly elliptical orbit of almost 600 kilometer perigee. That's the closest point to Earth, and 60,000 kilometers at its apogee, the farthest point, and an inclination of 59 degrees. It has been precisely achieved by PSLV in its 61st mission. So congratulations to the entire PSLV project team as well as for Proba team, and we wish all the very best to Proba for their further operations and achieving the mission goals. Congratulations to both the teams. Thank you. उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार देर शाम दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। इस दौरान रेखा आर्या ने राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए केंद्रीय खेल मंत्री का आभार जताया। इसके साथ ही 7 खेलों को राष्ट्रीय खेलों के शेड्यूल में शामिल करने का आग्रह किया। प्रदेश की खेल मंत्री ने कहा कि योगासन, मलखंब, राफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, स्पीड क्लाइंबिंग, कराटे और लागोरी राज्य की खेल संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और इनके शामिल होने से राष्ट्रीय खेलों की विविधता बढ़ेगी। उन्होंने इन खेलों से जुड़ी तैयारियों और राज्य में बढ़ रही इसकी लोकप्रियता से भी केंद्रीय खेल मंत्री को अवगत कराया। रेखा आर्या की माने तो केंद्रीय खेल मंत्री ने उत्तराखंड के लोगों और यहां के खिलाड़ियों की भावनाओं को देखते हुए इन खेलों को जोड़े जाने का आश्वासन दिया। हमारा मानना है कि हमारा चाहे वो मलखंब है, चाहे हमारा योगासना है, चाहे हमारा राफ्टिंग है या हमारी पावर लिफ्टिंग है, ये सारे गेम जो है, चाहे पिट्ठू गेम है, इन सबको हम मेडल गेम में रखवाना चाह रहे हैं, जिसको लेकर हम प्रयासरत भी हैं और जिसको लेकर मैं कल केंद्रीय खेल मंत्री जी से मेरी मुलाकात भी रही है और उनसे इस बात का आग्रह भी रहा है कि हमारे ये पारंपरिक खेल जो हैं, जो विगत 36वें नेशनल गेम गुजरात में हुए अथवा 37वां नेशनल गेम जो गोवा में हुआ, वहाँ पे बाकायदा ये गेम जो है नेशनल गेम मेडल लिस्ट में जो है ये थे और वर्तमान में जो है उत्तराखंड में भी उसी लिस्ट में मेन स्ट्रीम में जो है उसे होना चाहिए, इसका अनुरोध कर रखा है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के पारंपरिक खेल जो है वो मेडल गेम में
गिने जाएं तो उसके लिए प्रयास भरपूर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आने वाले समय के हिसाब से हमें उपकरण चाहिए, आने वाले समय के हिसाब से हमारे कैंप का जो टेन्योर है उसका लगातार जो है मॉनिटरिंग है, इत्यादि सभी कार्य जो है वो सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी देने के साथ में जो है वो तैयारी चल रही है। राज्य कर विभाग प्रदेश के 160 व्यापारियों को जल्द सम्मानित करेगा। इसके लिए व्यापारियों का चयन जिलेवार किया जाएगा। इसमें देहरादून और हरिद्वार जिले के 20-20 व्यापारियों, उधम सिंह नगर व नैनीताल के 15-15 और शेष जिलों में 10-10 व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सम्मान पाने के लिए व्यापारी का राज्य कर विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। बिल लाओ इनाम पाओ, लोकप्रिय हमारी स्कीम रही। इसी प्रकार से जो विभाग है, विभाग के लोगों को मेरे द्वारा बार बार कहा गया कि जो ईमानदार व्यापारी है, जो हमारा करदाता है, जो हमें कर दे रहा है, आखिर उसका भी सम्मान होना चाहिए। और उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर के उन व्यापारियों को हम सम्मानित करें, जिससे प्रेरणा लेके अन्य व्यापारी भी फिर उस प्रकार का ईमानदारी से जीएसटी में हमें सहयोग प्रदान करेंगे। अब इसमें जो देहरादून और हरिद्वार में 20-20 व्यापारी, उधम सिंह नगर नैनीताल में 15-15 व्यापारी, शेष अन्य जिलों में 10-10 व्यापारी, जो 20 करोड़ की टर्नओवर से कम वाले होंगे, जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होंगे, जिन पे किसी प्रकार का एक ये कहिए कि कोई उन पे देयता नहीं होगी। 5 साल लगातार जिन्होंने हमारे यहाँ जो है जीएसटी ठीक से पे की होगी, तो ऐसे पंजीकृत व्यापारियों को हम सिलेक्ट करेंगे। और ये जो नवाचार हम लोग कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि व्यापारियों में एक प्रेरणा बढ़ेगी और बहुत जल्द उसको हम लोग एक टीम, एक समिति बना के वो हम लोग निर्णय करेंगे उन व्यापारियों को सम्मानित करें। वहीं ऋषिकेश में 100 करोड़ की लागत से आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन बनवाए जाने के फैसले पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्र का आभार जताया है। स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राफ्टिंग बेस स्टेशन बनने से ऋषिकेश विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 66 करोड़ रुपए पहली किस्त के रूप में मिल चुके हैं, जिससे जल्द ही काम शुरू कराए जाएंगे। वहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से भी लोग आते हैं। राफ्टिंग एक हमारे यहाँ एक विश्व स्तरीय एक लोगों का आकर्षण का केंद्र हमारा ऋषिकेश बन रहा है। तो उनके लिए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनकी सड़क के लिए, या जहाँ जहाँ से वो निकलने वाले हैं यानी कि लोग आने वाले हैं उनके लिए, और उसके साथ साथ अन्य बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका डेवलपमेंट इस माध्यम से होगा। 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है, 66 करोड़ रुपए हमें मिल गए और बहुत जल्द इस पे हम लोग काम करेंगे। जैसे बनारस का स्वरूप आज अलग दिखता है, ऐसे हमारे ऋषिकेश तीर्थ नगरी का भी स्वरूप एक अलग से दिखेगा। तो मैं इसके लिए अपनी सरकार का, केंद्र सरकार का, माननीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इसी प्रकार का उनका आशीर्वाद बना रहे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मसूरी में निर्मला इंटर कॉलेज के 72वें वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 23 लाख छात्रों की अपार आईडी बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक 9 लाख बच्चों की आईडी बन चुकी है और 30 जनवरी तक सभी बच्चों की अपार आईडी बन जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इससे बच्चों की मैपिंग कर दी जाएगी और यह पता लग जाएगा कि कौन बच्चा किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इंटर कॉलेज जो मसूरी में है और बहुत पुराना स्कूल है। 72वें वार्षिक उत्सव में आज हम यहाँ पे शामिल हुए हैं और मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो जो पैरामीटर हम लोगों ने तय किए सरकार ने, उसको आप अक्षरशः पालन कर रहे हैं। यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन आप लोग दे रहे हैं। यहाँ पे गरीब बच्चे भी पढ़ने आते हैं। यहाँ पे मिड डे मील की सुविधा भी दी जाती है। हर प्रकार से बच्चों का सर्वांगीण विकास जो है आप लोग कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में आजकल हम लोग एक बड़ा काम कर रहे हैं कि 23 लाख बच्चों की अपार आईडी बना रहे हैं। 1 नेशन और 1 आईडी, ये प्रत्येक बच्चे की हम बना रहे हैं। अभी तक लगभग 9 लाख बच्चों की आईडी बन चुकी है। हमारा टारगेट ये है कि हम
30 जनवरी तक 100% बच्चों की आईडी बना दें। उससे बच्चों की मैपिंग हो जाएगी। वहीं डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि आज अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 100 बच्चे, हल्द्वानी में 150, हरिद्वार में 100, देहरादून में 150 और श्रीनगर में भी 150 बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। जल्द ही उत्तराखंड के पिथौरागढ़, रुद्रपुर और टिहरी जिले में 3 नए मेडिकल कॉलेज और खुलने जा रहे हैं। पूरे राज्य में आप देख रहे होंगे कि जब उत्तराखंड राज्य बना तो एक भी मेडिकल कॉलेज हमारे राज्य में नहीं था। आज अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज हमारा जो है वहाँ 100 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। हल्द्वानी में 150 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। हरिद्वार में 100 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। देहरादून में 150 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। श्रीनगर में 150 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। हमारे राज्य में अभी 3 नए मेडिकल कॉलेज और बन रहे हैं। पिथौरागढ़ में बन रहे हैं, रुद्रपुर में बन रहे हैं और बहुत सी में टिहरी में बनने जा रहे हैं। पौड़ी में इको टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के वन विभाग और पर्यटन विभाग के प्रयासों से ट्रैक रूट का निर्माण करवाया जा रहा है। इस ट्रैक के शुरू होने के बाद यहां पर पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन के क्षेत्र में विभागीय समन्वय कर रहे प्रभागीय वनाधिकारी स्वप्निल अनिरुद्ध ने कहा कि पर्यटन नगरी पौड़ी में इको टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे पर्यटक देव दर्शन के साथ ही प्रकृति का भी दीदार कर पाएंगे। इस इको टूरिज्म के तहत पौड़ी में झंडीधार, उल्खागढ़ी, रानीगढ़ और दीवा देवी जैसे ट्रैकिंग रूट्स को पर्यटन विभाग और वन विभाग के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इनमें से अधिकतर ट्रैकिंग रूट्स पर कार्य अपने अंतिम चरण में है। पिछले साल जिला योजना के तहत हम लोगों को 3 ट्रैकिंग रूट में जो है धनराशि आवंटित हुई थी, उल्खागढ़ी में और झंडीधार में और रानीगढ़ में, जिसमें हम लोगों ने टेंडर द्वारा इसमें काम करवाया और काम अभी जो है फाइनल स्टेजेस में है और तुरंत ही हम लोग आशा करते हैं कि फाइनल स्टेजेस का काम जो है पूर्ण हो जाएगा। इसमें जो है रास्ता मरम्मत का कार्य, साइनेजेस का कार्य, कहीं पर गजीबो का कार्य और जो है जो ट्रैकिंग रूट के लिए रेन शेल्टर्स बनने हैं उसका कार्य किया जा रहा है। और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि इसका जो ट्रैकिंग रूट्स है पूर्ण होने के बाद जो है यहाँ जो भी पर्यटक आते हैं उनके लिए काफी सुविधाजनक हो जाएगी। पर्यटन ट्रैक को लेकर स्थानीय महिला और होम स्टे संचालिका नीलम जुयाल का कहना है कि इस पहल से पर्यटन विकास की नई समझ और संभावना को नया आयाम मिलेगा। ये ट्रैक रूट जो है वो सीधे सीधे हमें एक डेवलपमेंट की ओर इशारा करता है कि पौड़ी में हम पर्यटक को किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं। हमारा झंडीधार वाला ट्रैकिंग रूट है, उल्खागढ़ी वाला है, बुबा खाल वाला है। जब यहाँ कोई ट्रैकर पे आएगा वो यहाँ के मंदिरों के बारे में जानेगा, ट्रैकिंग रूट करेगा, वहाँ के जंगलों के बारे में जानेगा कि यहाँ किस प्रकार की प्राकृतिक छवि है। यहाँ से आप हिमालय का सीधे सीधे दर्शन कर सकते हो, छौकंबे का दर्शन कर सकते हो। और जैसे अगर पर्यटक लोग यहाँ आते रहेंगे तो इस वजह से हमारा पौड़ी भी एक डेवलपमेंट होगा। यहाँ पौड़ी के बारे में भी अन्य लोगों को पता चलेगा कि पौड़ी में इस प्रकार की प्राकृतिक छटाएं हैं। तो इस वजह से जो ट्रैकिंग रूट है ये हमारा पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट होने जा रहा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह आज कुरुक्षेत्र हरियाणा में 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित 18 दिन के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से गीता के उपदेश विश्व भर में पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि गीता धार्मिक, नैतिक और जीवन दर्शन का अद्भुत ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि गीता पूरी मानवता के लिए एक जीवन संहिता और आध्यात्मिक दीप स्तंभ भी है। गीता हमें कर्म करने और फल की चिंता न करने की सीख देती है। राज्यपाल ने कहा कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत है। यह मानव को सत्य, धर्म और कर्म का मार्ग बताता है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें।
ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर पौड़ी से है, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों की पाठशाला लगाई जा रही है। इसी कड़ी में आज कोटद्वार के दुगड्डा विकास खंड के झंडी चौड़ पूर्वी और मावाकोट के पंचायत भवन में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जागरूक किया गया। इसके साथ ही उन्हें मृदा परीक्षण का भी महत्व समझाया गया। आज कृषि विभाग की तरफ से हमें जानकारी मिली फसल बीमा करवाने की। जो भी हमने ये गेहूं की फसल बो रखी है उसको जो जितना प्रीमियम के बारे में बताया गया और मतलब कितने बीघा पे कितने पैसे लगेंगे उसके विषय में बताया गया। और जैसे आपदा आ गई और कोई अतिवृष्टि हो गई उस हिसाब से जो भी अगर फसल को नुकसान हो गया तो उसका कृषि अधिकारी ने हमारे को जानकारी दी। फसल बीमा योजना के बारे में बताया गया है कि जो भी नुकसान होगा उसका बीमा करा दिया जाए और बीमा करके 1 बीघा 2 बीघा 1 हेक्टेयर पर जितने भी प्रीमियम है उसकी सूचना दी जाए। सभी किसानों को क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी दी गई है कि मृदा परीक्षण के विषय में कि वे मिट्टी की जांच कराओ। कोटद्वार के कृषि अधिकारी भगवान दास वर्मा के मुताबिक इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों में पहले से अधिक जागरूकता देखी जा रही है। उन्होंने बताया कि दुगड्डा विकास खंड में ये जागरूकता कार्यक्रम 6 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कृषकों को लाभान्वित हेतु न्याय पंचायत स्तर पर 3 तारीख से 6 तारीख तक अभियान चलाया जा रहा है। कृषकों को उत्साहित करके बताया जा रहा है। आज दिनांक 5/12 को सॉइल डे है, तो सॉइल डे के साथ साथ हम किसानों को मृदा परीक्षण की जानकारी देते हुए उनकी गुणवत्ता को, ज़मीन की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए सभी उपायों से प्रतिबंध करवा रहे हैं। और इस बार अच्छा जो रुझान दिखाई दे रहा है कृषकों का। कृषक ये कह रहे हैं कि साहब कम जानकारी थी लेकिन अब कुछ ज़्यादा जानकारी हो, काफ़ी किसान जागरूक हो रहे हैं। ऐसा किसानों से संपर्क करने पे पता चला है। किसानों के लिए मैं ये संदेश करूंगा कि जैसे प्राकृतिक आपदा से आदमी निपटता है, किसान की बहुत फसल नुकसान हो जाती है, तो इसमें जो है ना पटवारी, बीमा वाले और हमारे एग्रीकल्चर का कर्मचारी जाकर के सर्वे करता है। जिस हिसाब से वो ज़मीन जिस हिसाब की फर्टिलिटी के हिसाब से होता है उसी हिसाब से उसका आकलन किया जाता है कि यहाँ का उत्पादन क्या है। उस उत्पादन के अनुसार उसको धनराशि दिलाई जाती है जब फसल का लॉस होता है। अगली खबर ऋषिकेश से, जहां परिवहन विभाग ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया। जागरूकता कार्यक्रम में लगभग 1400 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर छात्र छात्राओं को पोस्टर, बैनर, पंपलेट और प्रोजेक्टर के जरिए यातायात व सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई। ARTO परिवर्तन मोहित कोठारी ने छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी दी। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई गई। परिवहन विभाग ऋषिकेश स्कूली बच्चों के माध्यम से सड़क सुरक्षा की संस्कृति को डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में सरस्वती विद्या मंदिर में वर्कशॉप आयोजित की गई है। यहाँ पर लगभग 1400 से अधिक बच्चों को हमने सड़क सुरक्षा के बेसिक नियमों की जानकारी दी। हमने बच्चों को बताया कि जो सड़क सुरक्षा के 4 E हैं, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी, इनका क्या मतलब है। आखिर आपको जब सड़क पर निकलना है तो किन बातों का ध्यान रखना है। पैदल यात्री के रूप में आपके क्या कर्तव्य हैं। जब आप गाड़ी चलाना प्रारंभ करते हैं, स्कूटी, बाइक या कार, तो आपकी क्या ड्यूटीज़ हो जाती हैं। जैसे हेलमेट हमेशा लगाएं, सीट बेल्ट हमेशा पहने जब आप कार या 4 व्हीलर की सवारी करें। इसके अलावा बच्चों की क्वेरीज थी लाइसेंस बनाने के बारे में कि लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया क्या। वहीं छात्र छात्राओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि परिवहन विभाग की इस पहल से उन्होंने यातायात नियमों और खुद की सुरक्षा के बारे में कई जानकारियां हासिल की। यहाँ RTO ऑफिस के कुछ अधिकारी आए थे। उन्होंने हमें सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताया कि हमें कैसे खुद की सुरक्षा करनी चाहिए और दूसरे लोगों की भी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा ही ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं।
और उन्होंने बताया कि हमें जब भी घर से बाहर निकलना चाहिए तो हेलमेट पहन के निकलना चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी वीडियो के माध्यम से भी उन्होंने हमें ये बताया कि कैसे हमारी लापरवाही की वजह से दूसरों की जान चली जाती है, और कहीं ना कहीं इसके रिस्पॉन्सिबल हम सब लोग ही हैं, क्योंकि हम जल्दीबाजी में अपनी भागा दौड़ी में हम भूल जाते हैं कि हमारी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। उन्होंने हमें बताया कि सड़क पर बहुत सारे ऐसे चिन्ह लगे होते हैं जिनका प्रयोग कर हम देख सकते हैं कि आगे से मोड़ है या कुछ है, तो उनका पालन करना चाहिए हमें। हम जब सड़क में निकलते हैं तो सामान्य लोग जो जिन पे पास वाहन नहीं होते अपने खुद के, तो उन्हें क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए। सर ने हमें इसके बारे में अवगत कराया कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग करते वक्त हमें राइट साइड ही चलना चाहिए, और हम जब वाहन चल रहे हैं हमारे आसपास तो हम अपने आप की रक्षा कैसे कर सकते हैं। सर ने इस विषय में भी हमें अवगत कराया। तो बहुत अच्छी सेमिनार थी, बहुत प्रेरणादायक थी और हमें कई सूचना और जानकारी प्राप्त हुई। उत्तराखंड आवास विकास परिषद और एमडीडीए निर्बल आय वर्ग वाले परिवारों के लिए करीब 16,000 किफायती घरों का निर्माण कर रहे हैं। उत्तराखंड आवास विकास परिषद राज्य बनने के बाद पहली बार अपनी आवासीय परियोजनाओं पर काम कर रहा है। परिषद 15 परियोजनाएं निजी निवेशकों के साथ तैयार कर रहा है, जिसमें कुल 12,856 आवास शामिल हैं, जबकि 5 परियोजनाएं संबंधित विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित की जा रही हैं। प्राधिकरणों के जरिए कुल 3,104 आवास तैयार किए जा रहे हैं। इसमें मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर में 224, तरला आमवाला में 240 फ्लैट वाली परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि धौलास में 240 फ्लैट मार्च 2025 तक तैयार हो जाएंगे। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां रानीखेत तहसील के गांव मोना और कलोना में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद दूर दराज से आए ग्रामीणों की पेंशन, राशन कार्ड और पेयजल से जुड़ी तमाम समस्याओं से रूबरू हुए। इनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि कुछ के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट ने मोना विद्यालय का भी निरीक्षण किया। जी, सरकार जनता के द्वार का कार्यक्रम आज मोना एवं कोलोना गांव में किया गया था। तो इसमें कई जो गांव की समस्या, ग्रामीण समस्याओं को लोगों द्वारा उठाया गया, जिसमें कि बहुत सारी समस्याएं इस प्रकार की थी। कहीं स्कूलों की जो बिल्डिंग थी वो डैमेज थी, उसके अलावा कुछ रास्तों को घेर दिया गया था, तार बार की समस्या एवं जो जंगली पशुओं से जो क्रॉप को नुकसान होता है उसके बारे में समस्याएं उठी थी। इसमें कई जो चीजें हैं कि सॉल्व की गई, तुरंत जो है वहाँ पे पता चला हमें कि किस तरह से होनी है। लोगों से किसी का नाम ऐड होना था उनका राशन कार्ड में और इस तरह की जो चीजें थी, तो इनके लिए तत्काल उनके आवेदन एवं जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उनको लेकर के तत्काल उनको जो है उसको सॉल्व किया गया। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचायत राज विभाग ने 2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक विशेष ड्राइव शुरू की है। इस पहल के तहत भारत सरकार ने ग्राम सभाएं आयोजित करने के लिए स्पेशल बजट जारी किया है, जिनमें विभिन्न ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। इन सभाओं में बाल और महिला मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा हो रही है, ताकि स्थानीय विकास योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। पंचायत राज विभाग की निदेशक निधि यादव ने बताया कि इन सभाओं में महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दे जैसे सुरक्षा, शौचालय सुविधाएं और सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता सामने आई है। इन मुद्दों को आगामी ग्राम विकास योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि ग्राम विकास प्लान के तहत कंस्ट्रक्शन के अलावा इन मुद्दों पर भी योजना बन सके। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनता है या ग्राम विकास प्लान जिसे कहते हैं, वो हर साल 2 अक्टूबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलाया जाता है ड्राइव। इससे पहले इस बार हमने ये किया कि मैंने भारत सरकार से हमें कुछ बजट मिला था स्पेशल ग्राम सभाएं कराने का, जिसमें महिला सभा और बाल सभा थे। तो हमने प्रत्येक ब्लॉक में एक गांव ग्राम पंचायत को चुना, जिसमें बाल सभाएं और महिला सभाएं आयोजित की गई। और जो रूटीन से हटके, जैसे नाली खड़ंजे बनाने के अलावा जो महिलाओं से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बच्चों से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उन पर गहन चर्चा की गई। महिलाओं की बात करें तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बाल विवाह एक बड़ा मुद्दा था। अगर बालिकाओं की बात करें तो शौचालय को लेकर बड़े बड़े मुद्दे थे, और कि पहले उन्हें सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाते थे तो वो मिलने बंद हो गए हैं। कई जगह जो उसकी डिस्पोजल की मशीनें थी वो ख़राब पड़ी हैं। तो इस तरीके के जो मुद्दे थे वो सामने आए हैं, और जो भी राज्य सरकार को इससे अवगत करा दिया जाएगा कि जब डिपार्टमेंट अपने अपने प्लान बनाए तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान।
देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। क्यूआर कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया प्रोबा 3 मिशन। सूर्य का करेगा अध्ययन, अंतरिक्ष मौसम की मिलेगी जानकारी। केंद्रीय खेल मंत्री से मिली रेखा आर्या। योगासन, मलखंब, लागोरी समेत 7 खेलों को राष्ट्रीय खेलों की सूची में शामिल करने का किया आग्रह। केंद्रीय खेल मंत्री से मिला आश्वासन। प्रदेश के 160 व्यापारियों को जल्द सम्मानित करेगा राज्य कर विभाग। जिलेवार किया जाएगा चयन। देहरादून और हरिद्वार के 20 व्यापारी होंगे सम्मानित। पौड़ी में देव दर्शन के साथ ही प्रकृति का दीदार भी कर सकेंगे पर्यटक। अंतिम चरण में ट्रैक रूट्स का काम। इको टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर फोकस। और ऋषिकेश में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन। स्कूली बच्चों को किया जा रहा जागरूक। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News _देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।